हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 1 मई, है ना। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जो भी एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है जो कि आने की संभावना है या पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, उसको हम यहाँ पे कवर करते हैं। देखिए, मणिपुर न्यूज़ में आ रहा है। अब मणिपुर को लेकर क्वेश्चन तो आना कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पे आप दो कुकी महिलाओं को पुलिस कर्मियों ने भीड़ के हवाले किया था। आपको पता ना, जो मणिपुर जो क्राइसिस हुआ था वो अभी भी चल रहा है, कुकी और मतई ट्राइब के बीच में। मामला क्या था कि हाईकोर्ट ने जो है मतई को एसटी दर्जा देने की कवायद की थी, ठीक है। तो उसी को लेकर जो यहाँ पे कुकीज के मन में क्या था, विद्रोह था। उन्होंने जो है यहाँ पे फिर ये हिंसा देखने को मिला दोनों समुदाय की तरफ से, ठीक है। तो मणिपुर जो है किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, आप उसको जरूर देखिएगा। मैं बता देता हूँ आपको। ये हमारा प्यारा सा भारत, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है। यहाँ पे आपको मणिपुर होता है तो नागालैंड के साथ है, अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। और मिजोरम के साथ जो यहाँ पे सीमा साझा करेगा, साथ ही म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है मैपिंग के माध्यम से पूछा जाएगा। कुकी और मतई जो ट्राइब है, आपको बताइए, कुकी जो है पहाड़ी इलाके में रहते हैं, ऊपरी वाला इलाका में रहते हैं। मान लीजिए पहाड़ है तो यहाँ पे रहते हैं कुकीज लोग, और मतई लोग रहते हैं घाटी वाले एरिया में, ठीक है। सबसे अधिक पॉपुलेशन जो है ये आपका कुकीज लोग का है, 90% है। माफ़ कीजिएगा, मतलब पॉपुलेशन जो है सबसे अधिक यहाँ पे मतई लोगों का है। मतई जो है हिंदू कल्चर को फॉलो करते हैं, और कुकीज़ जो है ना, ये ईसाई कल्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये तमाम फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। मणिपुर में जैसे कि आपका जो इम्पोर्टेंट जो पार्क हैं, किम लाओ जाम करके जो है ना, जो कि फ्लो करता है नदी पे, तो मतलब याद रखिएगा, वो पूछने की पूरी संभावना बन जा रहा है। आगे चले हम लोग यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे विपक्ष नेताओं ने 11 दिन देरी से जारी आंकड़ों पर उठाए सवाल, पूछा कि मत फीसदी इतना कैसे बढ़ा, कि मतदान संख्या क्यों नहीं दी, और फीसदी इतना कैसे बढ़ा, और मतदान संख्या क्यों नहीं दी। क्वेश्चन है यहाँ पे चुनाव आयोग को लेकर, और पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी सीपीआई। देखिए, चुनाव आयोग को लेकर यहाँ पर न्यूज़ में आ गया। तो आर्टिकल 324 जो है ना, वो डील करता है चुनाव आयोग से। पता ही आपको, चुनाव आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, और 2 मेंबर होते हैं। तो दोनों तीनों का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री, आप देख रहे हैं ना, इन्हीं के पैनल पे कमेटी बनता है। एक पैनल बनता है इनकी अध्यक्षता में, और ये जिन नामों को सिफारिश करते हैं ना, तो जो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और न्यूज़ में रहा था, तो इस बार जो आने की संभावना पूरा रहेगा। चुनाव आयोग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? तो चुनाव आयोग को जब जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, उसमें चुनाव आयोग के बारे में पूछ दिया, कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। और ये चुनाव आयोग जो है, ये आपको पता ही है, चुनाव आयोग जो है हमारे भारत में लिच्छवी जो गणतंत्र था, वहाँ पर भी चुनाव देखा गया था। तो इसको लेकर अभी थोड़ा सा अम, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि चुनाव आयोग का जो प्रोविज़न है किस कंट्री से लिया गया है या अपना खुद था ये। और सीपीआई देख लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। महत्वपूर्ण पार्टियां जो रहती है ना, उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लेता है बीपीएससी जैसे एग्जाम में, खास करके, और यूपीपीसीएस के जैसे एग्जाम में। तो आपको इस फैक्ट को ध्यान में रखना होगा। और क्या बात करें यहाँ पे, आर्टिकल 324 देख लिया हम लोग कि विपक्ष जो यहाँ पे ये जो पैनल है ना, इस पैनल में जो ये अध्यक्ष रहेंगे, प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता होता है, एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। 3 लोगों का पैनल होता है। और इस पर न्यूज़ में बहुत रहा था, आने की पूरी संभावना है। आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, तो हमें जो देखने को मिल रहा है इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो बहुत कम ही होते हैं, बाकी सब तो पॉलिटिकल न्यूज़ होते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। देखिए, डिजिटल दुनिया के बारे में बात हो रहा है। डिजिटल दुनिया में भाषाई वर्चस्व, अभी जो जो इंडियन लैंग्वेज है ना, वो स्ट्रगल कर रही है अंग्रेजी के मुकाबले, ठीक है। तो उसी को लेकर ये आर्टिकल छपा हुआ पूरा। तो आपको यहाँ पे बता दें, आर्टिकल 29 डील क्या करता है? जो भी नागरिक हैं, भारत के नागरिक है ना, वे अपने भाषा लिपि को संरक्षण करने के लिए क्या कर रहे हैं? पूरी तरह से स्वतंत्र है। आर्टिकल 29, ये आर्टिकल 29 जो है ना, ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को मिला गया है, ठीक है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जो है ना, दोनों को ये अधिकार मिला गया आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 क्या डील करता है? तो अपनी रुचि का, अल्पसंख्यक को यह अधिकार दिया गया कि अपनी रुचि के संस्थानों का क्या करेंगे, यहाँ पे स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 29(2) क्या बोलता है? ये तो 1 था कि नागरिकों को अपने भाषा लिपि को कंजर्व करने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 29(2) है, मान लीजिए कोई भी सरकारी फंड के जरिए कोई संस्थान को रन किया जा रहा है, तो उसमें जो है प्रवेश को लेकर रोक नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे प्रवेश पाने का अधिकार होगा। ये हो गया। भाषणी जो है ना, ये भारत सरकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, भारत सरकार का, जो कि भाषा भाषा के डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहा है, ठीक है, ताकि भारतीय भाषाओं को जो डिजिटल माध्यम से जोड़ा जा सके। संविधान का 8वीं अनुसूची याद रखिए, टोटल 12 शेड्यूल है ना संविधान में, तो जो 8 शेड्यूल है ना, वो भाषा से डील करता है।
कुल 22 भाषा है इसमें, याद रखिएगा, ठीक है। और 22 भाषा है, तो इसको संविधान में अगर 22 भाषा होता है तो 22 भाषा जो है हमारे इंडियन लैंग्वेज है, और इसको प्रमोट करना, इसको जो विकास करना जो है एक मकसद हो जाता है। जनधन योजना पता ही 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया था, और फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बेहतर एग्जाम्पल है। इसमें जो है ना परिवार के प्रत्येक परिवार के मेंबर को जो यहाँ पे एक बैंक अकाउंट खोला जाएगा, और जितने भी जो लाभुक होते हैं, ठीक है, उनको जो है फंड यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है लाभुकों के लिए। आगे चले हम लोग, और इस एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, और इसलिए मैं इस टॉपिक को कवर कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अधिकार छीनने के लिए 400 सीट, ये जो विपक्ष के जो लोग हैं ना, कांग्रेस लोग, ये लोग बीजेपी पे, आरएसएस पे आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग संविधान में चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें, देखिए संविधान में चेंजेस करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि संविधान जो है हमारा ना समय के अनुसार अगर तालमेल नहीं बैठेगा तो संविधान मेरा कैसे जो हो पाएगा, समझ रहे ना। तो समय के अनुसार और जन आवश्यकता के अनुसार जो संविधान में चेंजेस करने की कवायद है, और ये प्रावधान भी किया गया है। इसलिए तो संविधान संशोधन जो है आप आर्टिकल 368 के तहत कर सकते हो। मान लीजिए कोई भी प्रावधान को आपको चेंजेस करना है तो आर्टिकल 368 के तहत जो है आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, केशवानंद भारती केसेस 1973 में एक मामला आया था, उसमें कहा गया था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। फिर यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षा समाज के लिए सबसे बड़ा दान। शिक्षा को लेकर जो आपको आए दिन जो है आपको ऐसी पेपर में काम आएगा शिक्षा को लेकर, ठीक है। ये है हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़, है ना, जगदीप धनखड़ है, ठीक है। इनको लेकर क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, वो यही होते हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ होते हैं, ठीक है। और ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। जैसे लोकसभा का स्पीकर क्या होता है, लोकसभा का मेंबर होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। राज्यसभा के बारे में देख लीजिए, 2/3 मेंबर जो है ना, हर 2 साल में जो है क्या होता है, माफ कीजिएगा, 1/3 जो मेंबर है ना, आपके जो है 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल में रिटायर्ड करते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है ना, जो राज्यसभा का जो मेंबर होता है 6 साल का होता है। कितने साल का? 6 साल का होता है। और आपको बता दें, राष्ट्रपति जो है 12 ऐसे व्यक्तियों को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, जो कि साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो है महारत हासिल करे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे। तो डॉलर को लेकर यहाँ बात किया गया, वर्तमान में डॉलर 83 रुपीज़ के आसपास है, 41। सबसे महंगा करेंसी कौन सा है? कुवैत का रियाल। कुवैत का रियाल सबसे महंगा करेंसी है लगभग, ठीक है। कुवैत का रियाल सबसे महंगा करेंसी है। येन देख लीजिएगा, यूरो देख लीजिएगा, पौंड देख लीजिएगा। पौंड जो है 105 रुपये के आसपास है, यूरो जो है 90 रुपये के आसपास है, येन जो है 11-12 रुपये के आसपास है। तो ये सब करेंसी ध्यान में रखिएगा, बीपीएससी ने पिछला बार क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए 8 जो है प्रमुख बुनियादी उद्योग जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है प्रीलिम में, खास करके स्टेट बेसिस और यूपीएससी में। तब आपको बता दें, जो 8 प्रमुख बुनियादी जहाज का जो वृद्धि रेट है ना 5.2% है। कौन कौन सा क्षेत्र इसमें आता है? देखिए इसमें आता है कच्चा तेल आता है, कोयला आता है, प्राकृतिक गैस आता है, रिफाइनरी आता है, और फर्टिलाइजर आता है, इस्पात, सीमेंट और बिजली। इसका जो पूरा इंडस्ट्री में, पूरा जो हमारा अर्थव्यवस्था में 40% का योगदान है इसका, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद जो थल सेना प्रमुख है ना, मनोज पांडे, उन्होंने कहा है कि देखिए जो नए क्षेत्र उभर के आ रहे हैं, जहाँ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि अभी जो चुनौतियां वाली जो कंट्री है, जो क्षेत्र है, जैसे कि अंतरिक्ष का क्षेत्र हो गया, साइबर जो है यहाँ पे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम हो गया, सूचना और प्रणाली जैसे जो है नए क्षेत्र जो है उभर कर आ रहे हैं, जहाँ पे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। जनरल पांडे ने कहा कि जो अपनी सैन्य क्षमताएं विकसित करना होगा, ठीक है। अपना जो क्षमता है ना उसको विकसित करना होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी उन्नत देश अपने तकनीक को किसी देश के साथ शेयर करना नहीं चाहेगा, इसलिए भारत को अपनी क्षमताएं खुद विकसित करनी होगी। तो अब जो है युद्ध जो है आप अंतरिक्ष क्षेत्र में, ठीक है, और साइबर क्षेत्र में 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम वाली जो है सूचना जैसे क्षेत्र में पहुंच गया है, ठीक है। ये था महत्वपूर्ण फैक्ट। और आपको यहाँ बता दें, जनरल पांडे ने कहा कि महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए बाहरी निर्भरता के प्रभाव आपूर्ति श्रृंखला से व्यवधान। देखिए अगर हम लोग बाहरी कंट्री पर डिपेंडेंट रहेंगे ना, तो हमें फिर इफेक्ट होगा, ठीक है। और हमारे निर्णयों को इफेक्ट किया जाएगा, हमारे फैसलों को यहाँ पे इफेक्ट किया जाएगा। जैसे रशिया यूक्रेन के युद्ध में आप देखोगे कि सप्लाई चेन जो है ना काफ़ी जो है प्रभावित हो चुका है। भारत जो है यूक्रेन से आपका गेहूँ वगैरह मंगाता था, ठीक है, यूक्रेन और रूस से हमारा जो तेल वगैरह आता था, वो सब सप्लाई चेन में क्या हो गया, यहाँ पे बाधा उत्पन्न हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो नए नए जो क्षेत्र उभर कर आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, नैनो
टेक्नोलॉजी, ये तमाम जो उभरती टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग जो है हम अपने जो है क्षेत्रों में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे जब बात करेंगे तो अभी जो है नए प्रमुख बने, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया एडमिरल जो है ना त्रिपाठी, जो नौसेना प्रमुख बने हैं, कौन बने हैं, इनका नाम है दिनेश कौर त्रिपाठी और 26वें नंबर के बने ये, महत्वपूर्ण फैक्ट है। आपको बता दें इस समय जब अपॉइंटमेंट इनका हुआ है ना तो इनके सामने चुनौती क्या क्या है। अभी आपने देख रहा हो कि लाल सागर जो है अदन की खाड़ी में जो समुद्री डाकूओं का हमला हो रहा है, हुती विद्रोहियों के द्वारा जो हमला किया जा रहा है, ये तमाम चुनौतियां जो देखने को मिल रहा है अभी। ठीक है, यहाँ से फैक्ट पूछे जा सकते हैं, हुती विद्रोही कौन है, कौन सपोर्ट करता है, किस देश में ये इन्वॉल्व है। अमेरिका का सूडान का हथियारों की आपूर्ति बंद करने का आग्रह। देखिए सूडान में जो हथियार जो सप्लाई की जा रहे हैं ना उसको बंद करने के लिए अमेरिका का आग्रह किया है। ठीक है, दारफुर क्षेत्र याद रखिएगा, ये सूडान में है। दारफुर क्षेत्र पूछेगा कि दारफुर क्षेत्र जो है दे देगा एक तरफ और एक तरफ कंट्री दे देगा, मैचिंग करने के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो दारफुर क्षेत्र जो है ना आपको सूडान में ध्यान रखेंगे आप। और इसके बाद हम देखेंगे हमारे देश में जो सबसे अधिक जो वर्षा होता है ना, हमारे देश में जो सबसे अधिक वर्षा होता है ना किस मानसून से होता है, याद रखिएगा ये केरल वाला जो इलाका है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से 75% जो बारिश होता है हमारे देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून में। ठीक है, दो शब्द याद रखिएगा, ला लीना, एक होता है अल नीनो, ये दोनों ज्योग्राफी की टर्म है। ला लीना अगर इफेक्ट अगर हमारे भारत में देखा जाए ना तो अच्छे बारिश के लिए यहाँ पे इंडिकेशन होता है। सामान्य से अगर अधिक वर्षा हो रहा है ना तो ला लीना का इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ क्या होता है, जो पेरू का जो तट है ना उस जो वहाँ का टेम्परेचर जो कम हो जाता है, जो समुद्री जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। ठीक है, मतलब हाई प्रेशर बन जाता है, तो हाई प्रेशर यहाँ बनता है तो लो प्रेशर हमारे भारत के आसपास क्षेत्र में बन जाता है। ठीक है, जो कि व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। अल नीनो क्या होता है, अल नीनो का इफेक्ट जो भारत पे क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर सूखा का संभावना बन सकता है, बारिश जो है सामान्य से कम होने की आशंका रह जाती है। तो ये ज्योग्राफिकल टर्म है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अमोनिया गैस को लेकर कोयम्बटूर में अमोनिया गैस रिसॉर्ट से हड़कम 250 परिवार सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। कुल मिलाकर जो है ना बड़े बड़े आप कोल्ड स्टोरेज देख रहे हो ना, रेफ्रिजरेटर देखते हो ना जहाँ पे चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो वहाँ पे जो है ना सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे होता है ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस। और ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है और यूपीएससी में पूछा गया है। अमोनिया गैस का यूज़ कहाँ होता है, रेफ्रिजरेटर मतलब ठंडा करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये तमाम फैक्ट थे। समय कितना हो गया, लगभग 12 मिनट हो गया और स्पोर्ट्स सेक्शन में मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। सारे जो है नॉर्मल न्यूज़ है, अगर आपको पढ़ने में इच्छुक है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। मैंने यहाँ पे चीज़ों को सिंपल तरीके से रखने का कोशिश किया। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप अपना फीडबैक जरूर दें हमें कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।